दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत फोर्थ हेड आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इसमें सेकेंड केस है CIT वर्सेस मैसूर कंपनी लिमिटेड 1967 का केस है। सबसे पहले इस केस के ब्रीफ फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इस केस में मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड SAC होता है और ये वहाँ के लोकल फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहाँ के लोकल फार्मर्स एंड ग्रोअर्स को OPZRS के नाम से जाना जाता है। OPZRS और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे OPIC कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता यह है कि कंपनी इन फार्मर्स के असिस्टेंस के लिए उन्हें सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है और सम टाइम कैश भी प्रोवाइड करती है। और इसके एवज में ये फार्मर्स जो भी शुगर केन प्रोडक्शन होता है इनके लैंड में, वो सारा का सारा शुगर केन इस मिल में सप्लाई करते हैं। इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी एडवांस दिया गया है कंपनी की तरफ से, उसे रिकवर करने के लिए कंपनी फार्मर्स के द्वारा सप्लाई किए गए शुगर केन का करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यू निकालती है और उस वैल्यू में से जो भी एडवांस दिया गया है इन फार्मर्स को उससे माइनस करती है। एंड सिंस यह एडवांस लगभग 18 मंथ्स के लिए होता है, बिकॉज शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए 18 मंथ्स का टाइम लग जाता है, तो उस कंडीशन में इस एडवांस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी करंट मार्केट प्राइस से माइनस किया जाता है और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो अमाउंट फार्मर्स के पास जाता है। अब यह घटना 1948-49 की है। उस वक्त इस इलाके में ड्रॉट की कंडीशन होती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से ये फार्मर्स शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और जब शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो कंपनी को शुगर केन का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस साल यह कंपनी शुगर का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। सिंस ये फार्मर शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में इनके पास कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंपनी ने जो एडवांस दिया था इन फार्मर्स को वो एडवांस रिकवर नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ऑफ मैसूर इस कंडीशन को समझ पाती है और उसके बाद एक कमेटी का गठन करती है। उस कमेटी का काम होता है कि जो ये कंडीशन आया है सबसे पहले उसे इन्वेस्टिगेट करने का, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने का और इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट के बेसिस पर जो भी रिकमेंडेशन हो सकता है वो रिकमेंडेशन देने का। यह कमेटी 27 जुलाई 1950 को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, जिस रिपोर्ट में मेन रिकमेंडेशन यह होता है कि कंपनी शुड एक्स ग्रासिया फॉरगो सम ऑफ इट्स ड्यूज। और यहाँ पर अगर बात की जाए एक्स ग्रासिया की, तो एक्स ग्रासिया का मतलब हो गया आउट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशंस। यहाँ कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं था, बल्कि मोरल ऑब्लिगेशन के तहत रिकमेंडेशन होता है कंपनी ने जो भी एडवांस दिया है OPZRS को, उस एडवांस को रिकवर ना किया जाए बल्कि उसे छोड़ दिया जाए। कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए कंपनी 2,87,422 रुपीज छोड़ देती है। लेकिन देखा जाए तो इस कंडीशन में कंपनी को नुकसान तो हुआ है, जिसकी वजह से जब टैक्स की बारी आती है तो कंपनी का कहना होता है कि ये जो भी अमाउंट है जो उसने छोड़ा है वो उनका बिजनेस लॉस है एंड रेवेन्यू लॉस है, जिसकी वजह से यह अमाउंट उनके टोटल इनकम से डिडक्ट होना चाहिए एज पर क्लॉज 11 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 एंड क्लॉज 15 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10। ITO इस क्लेम को डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि उनका कहना होता है यह किसी भी तरह का ट्रेड डेट नहीं है और ना ही बेड डेट है। और अगर देखा जाए तो एक्स ग्रासिया को एज ए गिफ्ट के रूप में माना जा सकता है, बिकॉज कंपनी ने अपने मोरल ऑब्लिगेशन पर यह अमाउंट छोड़ा है, तो उस कंडीशन में यह अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा। उसके बाद यह बात अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचाई जाती है, उनके पास भी यह क्लेम फेल हो जाता है। देन उसके बाद अपलेट ट्राइब्यूनल के पास यह बात पहुंचाई जाती है। अपलेट ट्राइब्यूनल भी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका कहना होता है ये कोई ट्रेडिंग लॉस नहीं है बल्कि यह कैपिटल लॉस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी ने रॉ मटेरियल को सिक्योर करने के लिए इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो फिर ये कैपिटल नेचर का होता है और इसी कारण जो भी लॉस हुआ है वो कैपिटल लॉस है, इसे रेवेन्यू लॉस में काउंट नहीं किया जा सकता है। SEC के रिक्वेस्ट पर अपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ से क्वेश्चन के रूप में हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन भेजा जाता है और यह बात पहुंचाई जाती है। सेवरल पैरामीटर्स को देखने के बाद हाई कोर्ट का जवाब होता है कि अगर देखा जाए तो यह कैपिटल लॉस नहीं है और ना ही यह कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बल्कि अगर इसका नेचर देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसी कारण यह अमाउंट टोटल इनकम से डिडक्टेबल होना चाहिए। और इसके लिए हाई कोर्ट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 के बारे में चर्चा करती है कि एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 यह अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद रेवेन्यू की तरफ से यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाई जाती है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में क्या कहती है। इस केस के फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा जाता है हाई कोर्ट का उसके बारे में दिया हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ में फैक्ट दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है।
थर्ड पैराग्राफ में भी फैक्ट दिया हुआ है और साथ में यह बताया गया है कि यह मैटर आईटीओ के पास पहुंचाया जाता है, देन अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, और उसके बाद यह मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट के पास। फोर्थ पैराग्राफ में जब हाई कोर्ट के पास यह मैटर पहुंचता है तो वहां पर हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट का कहना होता है दिस अमाउंट वॉज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर इन क्वेश्चन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पैराग्राफ नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आती है कि देखा जाए तो जैसे जैसे जिस स्टेज पर यह बात पहुंची है उस स्टेज पर सेक्शन चेंज होता रहा है, लेकिन यह सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल क्वेश्चन पर आती है कि आखिर अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में मेन क्वेश्चन यह बनता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे कैपिटल नेचर का कहा जाएगा या फिर रेवेन्यू नेचर का कहा जाएगा। पैराग्राफ नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करती है, जिसमें सबसे पहला होता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, जिसमें बात की जाती है प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ द बिजनेस, और इसके अंतर्गत उसी इनकम को काउंट किया जा सकता है जिसमें अपलांट खुद बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हो और उससे प्रॉफिट या गेन हुआ हो। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 इट टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन आफ्टर मेकिंग सर्टेन अलाउंसेस, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देखेंगे कहीं भी डिडक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, जबकि क्लॉज 11 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 इट डील्स अबाउट डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस कि किस कंडीशन में डिडक्शन हो सकता है, लाइक अगर बेड डेट होता है या फिर डाउटफुल बिजनेस डेट होता है तो उस कंडीशन में डिडक्शन हो सकता है, लेकिन जो भी डिडक्शन होगा वो डिडक्शन कभी भी राइट ऑफ अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। देन उसके बाद बात की जाती है क्लॉज 15 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो कि क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 14 तक नहीं है उसको डिडक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर क्लॉज का यूज किया जा सकता है। लेकिन जब भी इस पर्टिकुलर क्लॉज का यूज किया जाएगा तो इस बात को देखना जरूरी है कि यह डिडक्शन कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होगा, बल्कि बिजनेस एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होगा। और इसी बात को पैराग्राफ नंबर 5 में कहा गया है। जब पैराग्राफ नंबर 7 आप देखेंगे तो पाएंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्रिएट किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है अगर एक्सपेंडिचर के नेचर को देखा जाए तो जरूरी है सबसे पहले कि इसका रिलेशन बिजनेस के साथ क्या है, इसे देखना जरूरी है और इसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसी के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जाता है कि वैसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके द्वारा एसेट्स को एक्वायर करने की बात की जाती है और वो एसेट्स इंड्यूरिंग नेचर का होना चाहिए, तो इस तरह का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर देखा जाए तो इस तरह का एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट नेचर का होता है, और यह इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और जब भी इस तरह का एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज ऑफ लॉन्ग टर्म। जबकि अगर बात की जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तो वैसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, डे टू डे लाइफ के वर्क के लिए जरूरी है, वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। और अगर इसके नेचर के बारे में बात की जाए तो ये करंट एक्सपेंडिचर होता है और शॉर्ट टर्म का होता है। और इस तरह के एक्सपेंडिचर का यूज ऑर्डिनरी ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के लिए या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। इसी बात को और क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहती है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी इंग्लिश केसेस है और साइट की गई है, लेकिन उसमें से केवल 3 केसेस के बारे में चर्चा किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 7 में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके पास बहुत सारी इंग्लिश केसेस सामने आई है और साइट किया गया है, लेकिन उसमें से केवल 3 केसेस का रेफरेंस ही यहाँ दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट केस है इंग्लिश क्राउन स्पेल्टर कंपनी लिमिटेड वर्सेस बेकर 1908 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है इंग्लिश क्राउन स्पेल्टर कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी का काम होता है जिंक स्मेल्टिंग का, और इस प्रोसेस के थ्रू वह जिंक बनाती है। अब इस जिंक स्मेल्टिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वह है ब्लेंड। इस ब्लेंड को प्रोक्योर करने के लिए यह कंपनी एक और कंपनी का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम होता है वेस्ट क्राउन स्पेल्टर कंपनी। होता यह है इस कंपनी से 38,000 पाउंड एडवांस लोन दिया जाता है इस सेकेंड कंपनी को, और उसके एवज में यहाँ से ब्लेंड को प्रोक्योर किया जाता है, और इस तरीके से जिंक स्मेल्टिंग का काम चलता है। अपने अकाउंट बुक में यह कंपनी दिखाती है कि जो यह अमाउंट लोन के रूप में दिया गया था अब यह बेड डेट हो गया है। उस कंडीशन में इस अमाउंट को राइट ऑफ करने की बात कही जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन यह बनता है कि जो ये अमाउंट है इस अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर का माना जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का माना जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का माना जाएगा तो उस कंडीशन में यह अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का माना जाएगा तो इस अमाउंट का जो लॉस हुआ है वह डिडक्टेबल होगा। यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, और दूसरी बात ये जो वेल्श कंपनी है ये इनके द्वारा ही बनाया गया दूसरा कंपनी है,
और अगर एक तरीके से देखा जाए ये 38,000 का जो एडवांस है वो कैपिटल नेचर का है ताकि और प्रोक्योर किया जा सके। अगर सपोज ऐसा होता कि अगर ये कंपनी यहाँ नहीं होती और तब भी अगर इस और को प्रोक्योर करने के लिए 38,000 रुपीज़ एक्सपेंड किया जाता तो ये एक्चुअली में रॉ मटेरियल है इनके बिजनेस ऑपरेशन के लिए। और हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में भी देखा था, अगर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए आप कुछ भी अमाउंट खर्च करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है और वो कैपिटल नेचर का होता है। इसी कारण इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस ब्रे का कहना होता है कि ये कैपिटल नेचर का है और कैपिटल नेचर का होने के कारण इस पर्टिकुलर अमाउंट को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है और यह अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेकंड केस साइड करती है एंड द नेम ऑफ द केस इज चार्ल्स मार्सडेन एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू 1919 का केस है। इस केस में होता यह है कि इंग्लैंड में एक्सेस प्रॉफिट ड्यूटी इम्पोज किया जाता है जिसकी वजह से यह कंपनी एक दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी 1 इंग्लैंड में है और कंपनी 2 कनाडा में है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात यह कही जाती है कि एवरी ईयर इस पर्टिकुलर कंपनी को 3000 टन वुड पल्प चाहिए होगा बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस पेपर मेकिंग था और इसके लिए रॉ मटेरियल वुड पल्प था। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात यह होती है कि पर टन इन्हें 1 पाउंड पे करना होगा और इस तरीके से 3000 टन पर ईयर के लिए इन्हें 3000 पर ईयर पे करना होता है। साथ ही साथ इसमें यह बात कही जाती है कि जो इस वुड पल्प का सप्लाई होगा दैट इज फ्रॉम 1970 टू 1927 10 ईयर्स के लिए। और इस चीज को देखते हुए कंपनी 1 कंपनी 2 को 30,000 पाउंड एडवांस देती है ताकि अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इनको वुड पल्प मिलता रहे। इस एडवांस के साथ इंटरेस्ट की भी बात होती है। अब ऐसा होता है कि कंपनी 1 को कंपनी 2 से रॉ मटेरियल मिलता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कंपनी 2 से आने वाले वुड पल्प को इंपोर्ट करने से कंपनी 1 मना कर देती है। जब कंपनी 1 इंपोर्ट करने से मना कर देती है तो उसके बाद अपने पैसा का डिमांड करती है। उस कंडीशन में कंपनी 2 की तरफ से कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाता है और ना ही वुड पल्प सप्लाई किया जाता है। इस चीज को देखते हुए कंपनी 1 इस अमाउंट को बेड डेट के रूप में कंसिडर करती है और जब टैक्स एसेस करने की बारी आती है तो उस कंडीशन में टोटल इनकम में से इस अमाउंट को डिडक्ट करने की बात करती है। इस केस में जस्टिस रॉलेट का कहना होता है कि सबसे पहले जरूरी यह है कि आइडेंटिफाई किया जाए जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगर देखा जाए ऐसी कौन कंपनी होगी जो दूसरे कंपनी को अगले 10 ईयर्स तक के लिए एडवांस देगी। अगर एडवांस दिया भी जाता है तो 1 साल या 2 साल के लिए, और अगर 10 ईयर्स के लिए दे रही है तो ये साफ साफ दिखता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इस कंडीशन में ये कैपिटल नेचर का हो जाता है। इस कारण जो भी लॉस इस कंपनी को हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है, वो कैपिटल लॉस है, उसे रेवेन्यू लॉस नहीं माना जा सकता है। और इस केस में इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान करके कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और इस अमाउंट को टोटल इनकम से डिडक्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट थर्ड केस के बारे में चर्चा करती है एंड द नेम ऑफ द केस इज रेड्स ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड वर्सेस मेल 1891 का केस है। और इस केस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले केस दैट इज बीडी बरूचा वाले केस में डिस्कस किया है, बट यहाँ ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं। इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है उसकी अपनी एक कंपनी होती है ब्रेवरी कंपनी। इसके साथ ही उसने अपना दूसरा बिजनेस चालू किया बैंकर्स का और मनी लॉन्ड्रिंग का। यह अपने कस्टमर को लोन दिया करता था, एडवांस दिया करता था, जिसकी वजह से इसके कस्टमर इसके ब्रेवरी कंपनी से बेवरेज परचेज करते हैं और इस प्रकार से इस कंपनी का सेल बढ़ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर एडवांस या लोन जो उनको दिया गया था वो वापस नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में उस सारे अमाउंट को यह कंपनी बेड डेट और रेवेन्यू लॉस के रूप में शो करती है। इसमें कोर्ट का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो यह किसी और को लोन नहीं दे रहा था बल्कि अपने कस्टमर को दे रहा था ताकि इसका बिजनेस आगे बढ़ सके और अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए जो भी इसके द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है वो रेवेन्यू नेचर का है। और इसी कारण रेवेन्यू लॉस मानते हुए इस पर्सन को जिस भी अमाउंट पे लॉस हुआ था उस अमाउंट को इसके टोटल इनकम से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि यदि आप इन तीनों केस को देखें तो यह आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और उसी के बेसिस पे कहा जा सकता है कि जो भी लॉस अगर किसी कंपनी को होता है वह रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है। अगर कैपिटल लॉस है तो वह अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा, अगर रेवेन्यू लॉस है तो अमाउंट डिडक्टेबल होगा। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि इन तमाम केस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी के प्रेजेंट केस में जो भी एक्सपेंडिचर किया गया था कंपनी के द्वारा वो केवल इसलिए किया गया था ताकि वो अपने कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सके और उसका बिजनेस कंटिन्यू रन कर सके। कंपनी के द्वारा जो पैसा इन किसानों को दिया गया था अगर देखा जाए तो उसका नेचर कभी भी इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि सपोर्ट का है, क्योंकि अगर इन किसानों के पास अगर फंड नहीं होगा
तो वो शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में कंपनी के पास रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है, इन सो फार द एसईसी कंपनी वाज कंसर्न, it was going no more than making a forward arrangement for the next year's crop and paying an amount in advance out of the price so that the growing of the crop may no suffer due to want of the funds in the hand of the growers. And then उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है, there was hardly any element of investment which contemplates more than payment of advance price. और इस प्रकार जो कंपनी को लॉस हुआ है वो कैपिटल लॉस ना होकर के रेवेन्यू लॉस है। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है, जो भी डिसीजन हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल राइट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये अपील किया गया है वो फेल होता है, उसे डिसमिस किया जाता है और इनके ऊपर कॉस्ट इंपोज किया जाता है, और इसके साथ ही यह केस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।